नमस्कार। उत्तर प्रदेश जल निगम की 2016 की भर्तियों से जुड़ा मामला एक ऐसा मुद्दा है जिसने हजारों उम्मीदवारों की जिंदगी को उलझा दिया है। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, क्लर्क, कई पद थे। 8 साल हो गए और ये लोग एक अंतहीन इंतजार में हैं। हाँ बिल्कुल। पहले नियुक्ति हुई, फिर अनियमितताओं के आरोप लगे और सब रद्द हो गया। और तब से बस एक लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है। तो आज हम इसी जटिल मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो अदालती दस्तावेजों और हाल के फैसलों पर आधारित है। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर कहाँ गड़बड़ी हुई इस भर्ती प्रक्रिया में, और ये जो अलग अलग जांच रिपोर्ट आईं उनमें इतना विरोधाभास क्यों था। सही। और सबसे बड़ा सवाल कि अदालत ने आखिर कैसे ये तय किया कि कौन निर्दोष है और किसके ऊपर धांधली के आरोप सही हैं। हाँ, और ये भी कि जिन उम्मीदवारों के हक में बहाली का फैसला आ भी गया है उन्हें असल में नौकरी कब मिलेगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कुछ विशेष अपीलें, अवमानना के मामले वो शायद अभी भी चल रहे हैं। ये एक अहम पहलू है इस पूरी कहानी का। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2016। यूपी जल निगम ने भर्तियां निकाली। हाँ, और परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई एक बाहरी एजेंसी को, MS एप्टेक लिमिटेड को। उन्होंने ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा करवाई, मतलब CBT। अच्छा, CBT हुई, फिर इंटरव्यू भी हुए होंगे। बिल्कुल, इंटरव्यू हुए, फाइनल लिस्ट बनी और बहुत से लोगों को तो नियुक्ति पत्र भी मिल गए थे। लेकिन फिर मामला बिगड़ गया। हाँ, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। जल्द ही सवाल उठने लगे। शिकायतें आने लगीं कि CBT में कुछ प्रश्न गलत थे, उत्तर कुंजी में गड़बड़ी थी। और शायद ये भी कि उत्तर कुंजी नतीजों से पहले जारी नहीं की गई। हाँ, ये भी एक आरोप था। और इन्हीं सब आरोपों के आधार पर अगस्त 2017 में निगम ने फैसला लिया कि पूरी चयन प्रक्रिया ही रद्द कर दी जाए। पूरी प्रक्रिया रद्द? मतलब जितने भी लोग चुने गए थे सबकी नियुक्ति रद्द? जी हाँ, सबका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इस फैसले को शायद अदालत में चुनौती दी गई। बिल्कुल। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और नवंबर 2017 में हाई कोर्ट ने निगम के इस रद्दीकरण आदेश को ही रद्द कर दिया। अच्छा, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का तर्क था कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। आप बिना प्रभावित उम्मीदवारों को सुने और बिना ये पता लगाएं कि असल में गलती किसकी है, दागी कौन है, बेदाग कौन, ऐसे आप सबको एक साथ सजा नहीं दे सकते। ये तो तर्कसंगत लगता है। और इस फैसले पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। तो इसके बाद क्या हुआ? जांच नए सिरे से शुरू हुई? हाँ, फिर जांच का एक लंबा दौर चला। एक SIT बनी, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। सुना है IIT कानपुर और IIT इलाहाबाद से भी रिपोर्ट मांगी गई थी। जी, उनसे तकनीकी पहलुओं पर रिपोर्ट ली गई और साथ ही फोरेंसिक जांच के लिए मामला CFSL यानी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पास भी गया। इतनी सारी जांचें, SIT, IIT, CFSL। हाँ, लेकिन इन सब जांचों के बाद भी, या शायद इनके मिले जुले नतीजों की वजह से कह लीजिए, निगम ने मार्च 2020 में एक बार फिर से पूरी भर्ती रद्द कर दी। फिर से रद्द कर दी? इस बार क्या कारण बताया? इस बार निगम का तर्क था कि जो डेटा मिला है और जो जांचें हुई हैं उनके आधार पर दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करना संभव ही नहीं है। मतलब पूरे लॉट को ही खराब मानना पड़ेगा। नहीं, पर मामला और उलझ गया होगा, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। बिल्कुल। एक तरफ IIT और IIT की रिपोर्ट्स थीं जिनमें कहा गया कि उन्हें जो डेटा दिया गया उसकी प्रामाणिकता पर ही संदेह है। शायद ओरिजिनल डेटा डिलीट कर दिया गया था। ओह, तो डेटा ही संदिग्ध था उनके अनुसार। हाँ। दूसरी तरफ SIT की रिपोर्ट थी जो कह रही थी कि एक सिस्टमैटिक फ्रॉड है, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और साजिश हुई है। और फिर CFSL की रिपोर्ट, उसका क्या कहना था? देखिए, CFSL की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि CFSL एक मान्यता प्राप्त फॉरेंसिक एजेंसी है। उनकी जांच वैज्ञानिक होती है। CFSL ने अपनी फॉरेंसिक जांच के बाद बहुत स्पष्ट रूप से 169 उम्मीदवारों की पहचान की। 169? हाँ, 169 उम्मीदवार जिनके CBT यानी कंप्यूटर परीक्षा के अंकों को गलत तरीके से, धोखाधड़ी से बढ़ाया गया था ताकि वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो मतलब CFSL ने साफ कर दिया कि ये 169 लोग दागी हैं? जी हाँ, उनकी रिपोर्ट ने इन 169 लोगों को चिन्हित किया। तो जहां निगम कह रहा था कि अलग करना मुमकिन नहीं, वही CFSL ने कर दिखाया। फिर अदालत ने किस रिपोर्ट को माना? यहीं पर 2024 का हाई कोर्ट का हालिया फैसला अहम हो जाता है। अदालत ने CFSL रिपोर्ट को वजन दिया। कोर्ट ने माना कि CFSL एक स्थापित फोरेंसिक एजेंसी है और उसकी वैज्ञानिक जांच पर भरोसा किया जा सकता है। और IIT की रिपोर्ट? अदालत ने IIT रिपोर्ट्स को उतना निर्णायक नहीं माना,
खासकर इसलिए क्योंकि उनमें डेटा की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने कहा कि CFSL रिपोर्ट के आधार पर दागी यानी वो 169 उम्मीदवार और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करना बिल्कुल संभव था। तो इस फैसले का नतीजा क्या हुआ उन हजारों उम्मीदवारों के लिए? अदालत ने निगम के मार्च 2020 वाले रद्दीकरण आदेश को अतार्किक और अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया। अच्छा। और सबसे बड़ी राहत उन याचिकाकर्ताओं के लिए आई जो उन 169 लोगों की लिस्ट में नहीं थे और मेरिट में थे। कोर्ट ने उनकी बहाली का आदेश दिया। अब बहाली का आदेश मतलब नौकरी वापस? जी हाँ, उन्हें अब यूपी जल निगम शहरी और ग्रामीण जहां भी पद खाली हों उनमें समायोजित किया जाएगा। और उन 169 लोगों का क्या हुआ जिन्हें CFSL ने दागी पाया था? उनके दावों को धोखाधड़ी के आधार पर अदालत ने खारिज कर दिया। और क्या कोर्ट ने उन लोगों के बारे में भी कुछ कहा जो शायद योग्य थे पर इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए थे? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे योग्य उम्मीदवार जिन्हें शायद गलत नतीजों की वजह से या इन दागी उम्मीदवारों के कारण इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था, उन्हें अब इंटरव्यू का मौका दिया जाए। और अगर वो कट ऑफ पार करते हैं तो उन्हें नियुक्ति दी जाए। लेकिन इसमें एक पेच है शायद। ये राहत क्या सिर्फ उन्हीं को मिली है जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सीमा है। अदालत का ये आदेश फिलहाल उन्हीं लोगों पर लागू होता है जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। और जो दूसरा बड़ा सवाल हमने शुरू में उठाया था, क्या अब मामला पूरी तरह सुलझ गया है? ये जो बहाली का आदेश आया है, क्या इन लोगों को अब नौकरी मिल जाएगी या अभी भी कुछ अड़चने हैं? दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कुछ हालिया अदालती कार्यवाहियों का जिक्र मिलता है, जैसे शायद 7 फरवरी 2025 का एक आदेश। अच्छा। जो इशारा करता है कि शायद कुछ विशेष अपीलें या अवमानना के मामले अभी भी लंबित हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि जिन बेदाग उम्मीदवारों को कोर्ट से बहाली का आदेश मिल चुका है, उन्हें भी अपनी नौकरी पर वापस लौटने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, इसकी पूरी संभावना है और ये उन उम्मीदवारों के लिए बहुत निराशाजनक स्थिति है। आप सोचिए, 8 साल की लड़ाई, कोर्ट से जीत और फिर भी असल न्याय यानी नौकरी पर वापसी, उसमें और देरी। 8 साल वाकई बहुत लंबा संघर्ष है। बिल्कुल। तो इस पूरे मामले से मुख्य सीख क्या मिलती है? सार क्या है इसका? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे फोरेंसिक सबूत जैसे CFSL की रिपोर्ट इतने उलझे हुए मामले में भी सच को सामने ला सकते हैं और निर्दोषों को दोषियों से अलग करने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। और ये केस भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की जरूरत को रेखांकित करता है। साथ ही जब काम आउटसोर्स किया जाता है तो डेटा की सुरक्षा और एजेंसी की जवाबदेही कितनी जरूरी है, ये भी दिखाता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो इतना लंबा कानूनी संघर्ष चला, ये हमारी सार्वजनिक रोजगार प्रणालियों में जवाबदेही के बारे में क्या कहता है? सही। और भविष्य के लिए क्या सबक हैं, खासकर जब महत्वपूर्ण काम जैसे भर्ती परीक्षा आउटसोर्स किए जाते हैं? तो ऐसी व्यवस्था कैसे बने कि पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी सुनिश्चित हो, ताकि फिर किसी योग्य उम्मीदवार को सालों तक ऐसी अनिश्चितता और अंतहीन कानूनी लड़ाई का सामना न करना पड़े।